हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कर्नल और डिफेंस एकेडमी पे। एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं हम। जो सब्जेक्ट है आज का वो है इंडियन पॉलिटी, और जिस टॉपिक के हम एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे टॉपिक है आज का हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड एज वाइस रॉय ऑफ इंडिया थ्रू विच एक्ट। और इसके ऑप्शंस हैं: ए चार्टर एक्ट ऑफ 1833, B regulating act of 1773, and C government of India act of 1858, and D none of the above. So friends, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858. सो फ्रेंड्स, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये बहुत ही सिग्निफिकेंट था। एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, जिसे हम सिपॉय म्यूटनी भी कहते हैं। एंड इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया इंडिया में, और जितनी भी पावर्स थी गवर्नमेंट की, टेरिटरीज एंड रेवेन्यू, ब्रिटिश क्राउन के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी गई थी। इसके कुछ फीचर्स थे। इसके फीचर्स ये थे कि इसने जो ये कह दिया कि जितनी भी टेरिटरी है इंडिया में वो हर मेजेस्टी के नाम पे गवर्न कर दी जाएगी। वाइस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन चेंज करके वाइस रॉय ऑफ इंडिया कर दिया था, और वही डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इंडिया में रहेंगे। और लॉर्ड कैनिंग ये पहले वाइस रॉय बने थे इंडिया के उसमें। एंड इस एक्ट के थ्रू ही जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसे भी अबॉलिश कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया था। एंड एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए, जिसके पास कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, एंड वो अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल थे इंडिया के केस में। एंड इस एक्ट के थ्रू ही 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड की गई थी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंडिया के केस में असिस्ट करने के लिए, हेल्प आउट करने के लिए। और ये जो काउंसिल थी एक एडवाइजरी बॉडी थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो चेयरमैन थे इस काउंसिल के। तो ये कुछ फीचर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892? ऑप्शंस हैं: ए increase the function of legislative council and gave the power of discussing the budget, B it ended the system of double government, C it increased the number of additional non-official members, D nomination of some non-official members of the central legislative council by the viceroy. तो फ्रेंड्स, जिसने भी ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 नहीं पढ़ा है उसके लिए एक तरीके से इम्पॉसिबल है इसका आंसर देना। सो हम थोड़ा सा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के बारे में जान लेते हैं। सो बेसिकली इसने कुछ एडिशनल मेंबर्स थे, उसको इंक्रीज कर दिया था सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट जो उसकी ऑफिशियल मेजॉरिटी थी वो मेंटेन थी। इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन इंक्रीज कर दिया था, उन्हें पावर देके कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव्स के सामने। एंड इसने ये भी प्रोवाइड किया कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करने का, जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइस रॉय के रिकमेंडेशन में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काउंसिल्स के रिकमेंडेशन, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स गवर्नर्स के थ्रू, और रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार एंड चेम्बर्स। एंड इस एक्ट में इलेक्शन कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। द प्रोसेस था उसे एज अ नॉमिनेशन की तरह डिस्क्राइब किया है, जिसमें रिकमेंडेशन कुछ सर्टन बॉडीज़ की रिकमेंडेशन की उसमें ही यूज़ किया गया है। सो जो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी, दैट इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल? ऑप्शंस हैं: 1 तेज बहादुर सप्रू, 2 सैयद अली इमान, C सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एंड 4 शिवा स्वामी अय्यर। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन C सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एंड इन्हें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के थ्रू ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इन्होंने ज्वाइन किया था।
तो अगर हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 की बात करें, सो इस एक्ट को मॉडल मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम जो लॉर्ड मॉडले थे, वो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया में, इंडिया के लिए। एंड लॉर्ड मिंटो वो वाइसरॉय थे इंडिया के। इसके कुछ फीचर्स भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके फीचर्स ये हैं कि इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो साइज था उसको इंक्रीज कर दिया था, सेंट्रल प्रोविंशियल लेवल पे दोनों पे। जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्हें 16 से बढ़ा के 60 कर दिया था। और जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, वो यूनिफॉर्म नहीं थे। एक ऑफिशियल मेजॉरिटी रिटेन कर ली गई थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलाउ कर दिया था कि वो कुछ नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। एंड इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की जो कुछ फंक्शंस थे डेलिबरेटली इनलार्ज कर दिए थे दोनों लेवल पे। कुछ जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो मेंबर्स को अलाउ किया था कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को अलाउ कर सकते हैं, एक रेजोल्यूशन को मूव कर सकते हैं बजट के ऊपर। एंड इसने पहली बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड किया कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वाइसरॉय एंड द गवर्नर्स को इसने प्रोवाइड किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये पहले इंडियन थे जिन्होंने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव को ज्वाइन किया था, एंड इन्हें एज अ लॉ मेंबर की तरह अपॉइंट किया गया था। एंड इसने एक सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया था मुस्लिम्स के लिए, जब सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट करके, और इसी के थ्रू जो मुस्लिम मेंबर्स थे वो उनको इलेक्ट किया जा सकता था सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के थ्रू। एंड इस एक्ट के थ्रू एक लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म को किया गया था। एंड लॉर्ड मिंटो जिन्हें फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाने लग गया था इस एक्ट के बाद। एंड इसमें सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज को प्रोवाइड किया था, कॉर्पोरेशंस, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। तो ये कुछ फंक्शंस थे, कुछ फीचर्स थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच एक्ट बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड? ऑप्शंस हैं ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड डी नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। सो फ्रेंड्स, अगर हम 1919 एक्ट की बात करें तो 20 अगस्त 1917 को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर किया था पहली बार कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में इंट्रोड्यूस करे। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को इनैक्ट किया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हम क्यों कहते हैं रिफॉर्म? क्योंकि मॉन्टेग्यू जो थे उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए, एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड वो वाइसरॉय थे इंडिया के। इसके कुछ फीचर्स थे कि इसने सेंट्रल कंट्रोल प्रोविंसेस के ऊपर थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया था, जब जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डीमार्क करके, तो इससे क्या हुआ था कि उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन मिल गई थी। एंड जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था उसके पास अथॉरिटी दी गई थी कि वो लॉज बना सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। एंड इसने डिवाइड कर दिया था प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे उसमें गवर्नर थे वो एडमिनिस्टर कर सकते थे अपने मिनिस्टर्स की हेल्प के थ्रू जो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। एंड दूसरी तरफ अगर हम रिजर्व सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें गवर्नर ही एडमिनिस्टर करते, एंड उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उनके थ्रू विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड ये जो ड्यूल स्कीम ऑफ गवर्नेंस थी इसे डायरकी भी कही गई थी, इसे डायरकी कही गई थी। सो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। एंड इस एक्ट के थ्रू पहली बार बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाईकैमरलिज्म लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ एन अपर हाउस एंड ए लोअर हाउस से रिप्लेस कर दिया था। तो जितने भी मेंबर्स थे, मेजॉरिटी मेंबर्स थे दोनों हाउस में, वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही चूज किए जाते थे। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया? ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड मॉडले, सी मॉन्टेग्यू एंड डी लॉर्ड कैनिंग। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि लॉर्ड मिंटो, इन्हें फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। सो जो हमारा राइट आंसर है वो है
लॉर्ड मिंटो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Through Government of India Act of 1919, provincial subjects were divided into how many parts? Options हैं A 2, B 3, C 4, D 5। So अभी मैंने आपको इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में बताया था कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, टू सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और एक रिजर्व सब्जेक्ट्स। तो जो राइट आंसर है हमारा वो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप? ऑप्शंस हैं A 1925, B 1926 and C 1927 and D 1928। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1926। 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया था, फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1. Empowered the Viceroy to make rules and orders for the more convenient transaction of business in the council. 2. It gave recognition to the portfolio system। और इसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हमें सेलेक्ट करना है। सो अगर हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की बात करें, सो इसके फीचर्स जानना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि उनका इंडियंस का कॉपरेशन उनके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़रूरी है कंट्री के लिए। एंड अपने पॉलिसीज़ को परस्यू करने के लिए 3 एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 एंड 1909। एंड इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए लैंडमार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया के लिए। इसके कुछ फीचर्स थे। इसके फीचर्स ये थे कि इसने रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का स्टार्ट कर दिया था, इंडियंस को एसोसिएट करना शुरू कर दिया था लॉ मेकिंग प्रोसेस में। एंड इसे प्रोवाइड किया कि जो वॉइस रॉय हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ताकि वो अपनी ऑफिस अपनी एक्सपैंडेड काउंसिल में 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो वाइस रॉय थे उस टाइम पे, उन्होंने नॉमिनेट किए 3 इंडियंस को, 3 इंडियंस अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए। पहले राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकन राव, इनको लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया। एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को इनिशिएट किया था अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्टोर करने के लिए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज में। एंड इसने सेंट्रलाइजिंग जो टेंडेंसी थी उसको रिवर्स कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो स्टार्ट किया गया था, एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये अपने पीक अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचा था। और ये जो पॉलिसी थी लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन का, एक तरीके से ग्रांड रिजल्ट हुआ कि ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल अथॉरिटी प्रोविंसेस में 1937 में ये रिजल्ट इसका आउटकम हुआ था। एंड इसने ये भी प्रोवाइड किया था कि एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए, पंजाब के लिए एस्टैब्लिश्ड की गई थी। और जो एस्टैब्लिश्ड की गई थी 1862 में, 1886 में एंड 1897 में। एंड इसने वाइसरॉय को एम्पावर किया कि वो रूल्स एंड ऑर्डर्स को बना सकते हैं और भी ज़्यादा कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए काउंसिल में। एंड इसने पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकग्निशन दिया, इसने जो कि लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था 1859 में। एंड इसके थ्रू जो भी मेंबर्स थे वाइस रॉय काउंसिल के, उसे उन्हें इंचार्ज बना दिया था एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के। एंड उन्हें ऑथराइज था कि वो एक फाइनल ऑर्डर्स को इशू कर सकते हैं काउंसिल के बिहाफ में, जो भी मैटर है डिपार्टमेंट का उसके बिहाफ में वो कर सकते हैं। सो जो हमारा राइट आंसर है वो है बोथ 1 एंड 2। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइमन कमीशन केम इन इंडिया इन, ऑप्शंस हैं ए 1924, बी 1925, सी 1926 एंड डी 1927। सो फ्रेंड, जो साइमन कमीशन था वो नवंबर 1927 में इंडिया में आया था। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच एक्ट diarchy in the provinces was abolished and introduced provincial autonomy on its place? ऑप्शंस हैं ए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, बी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892,
सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड डी नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की बात करें तो ये जो एक्ट है ये सेकेंड माइलस्टोन था एक कंप्लीट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया के टूवर्ड्स के थ्रू के उसमें। एंड ये बहुत ही लेंदी और डिटेल डॉक्यूमेंट था जिसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। अगर इसके कुछ फीचर्स थे तो इसने था कि ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टैब्लिश किया जाएगा जिसमें प्रोविंसेस एंड प्रोविंशली स्टेट्स को एज अ यूनिट कंसिस्ट करने का इसने जो पावर्स थी डिवाइड कर दी थी सेंटर और यूनिट्स में। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंस लिस्ट। जो फेडरल लिस्ट थी सेंटर के लिए 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट में प्रोविंसेस के लिए 54 आइटम्स थे एंड कंकरेंट लिस्ट में दोनों के लिए 36 आइटम्स थे और जितनी भी रेजिड्यूरी पावर्स थी वो वाइसरॉय को दे दी थी। एंड इसने जो डायरकी है प्रोविंसेस में उसे अबॉलिश कर दिया था और एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उसकी जगह पे इंट्रोड्यूस कर दिया था एंड प्रोविंसेस को अलाउड था कि वो एक ऑटोनोमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम कर सकते हैं, अपने खुद के स्फेयर्स को डिफाइन कर सकते हैं। और इसने ये भी प्रोवाइड किया कि फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर एंड फेडरल सब्जेक्ट्स थे उन्हें डिवाइड कर दिया था रिजर्व सब्जेक्ट्स में और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में। और इसने इंट्रोड्यूस किया था बाई कैमरलिज्म जिसमें 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में ये बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। सो ये कुछ फीचर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के। सो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें सो दैट उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।